नाम ऐसा मशहूर हो गया है कि अगर आज की डेट में भारत में देखा जाए सबसे बड़ा झूठा आदमी कोई अगर ढूंढने लगो तो एक नाम याद आता है। वो नाम कौन सा है? केजरीवाल। तो ये आप सबको मालूम हो गया होगा और मुझे लगता है सब पूरी दिल्ली को मालूम है। आज पोल खोल अभियान ये पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। पूरी दिल्ली के अंतर्गत कभी सुबह दोपहर शाम लगातार चलाए जा रहे हैं और आज हम सेक्टर 15 में फिर से खड़े हैं। अभी आप कल हमने यही रखा था और आज फिर रखा है। तो आज हमारे साथ पांडे जी हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, जिस घर में हम जा रहे हैं उस घर में एक अच्छी बात एक सामने आ रही है। हम आए हैं केजरीवाल की पोल खोलने, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात जो आ रही है वो पांडे जी को लोग ये कह रहे हैं कि पांडे जी आपको ही आना है। तो बहुत एक मतलब मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं, व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूंगा नेताओं की बुराइयां तो हर जगह होती है, लेकिन पांडे जी हमारे एक ऐसे नेता हैं कि जो आज तक मैंने यहाँ जब जितना भी घूमा है आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं पांडे जी से कोई अच्छा भी काम किया है। तो इनके काम की तारीफ है, इन्होंने जो काम किया है। तो पांडे जी से ही जानते हैं। पांडे जी, आप जिस तरीके से लोग घरों में जा रहे हैं, हम केजरीवाल की पोल खोलने जा रहे हैं, वो अलग बात है। लोग कह रहे हैं हमें पांडे जी चाहिए, हमें पांडे जी को लाके दो, हमें पांडे जी चाहिए, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल की हम पोल खोल रहे हैं, लोगों के अंदर से अगर इतनी आवाजें आ रही हैं, मैं एक सिर्फ जानना चाहता हूं, हर घर से एक चीज आ रही है कि हम ऊब गए हैं, दिल्ली को बचाना है, केजरीवाल को भगाना है। फिर केजरीवाल इतने मार्जिन से जीत कैसे रहे हैं? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, कई बार होता है कि जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं, झूठे जो जिस प्रकार के वो वायदे करते हैं, और हमारा जो ये पोल खोल अभियान है उसी प्रकार की जो झूठे वायदे ये करते हैं उससे लोगों को अवगत कराने के लिए है। और लोगों के पास जब हम जा रहे हैं और ये सच्चाई बता रहे हैं कि वो वायदा तो करते हैं और दावा करते हैं कि हमने 12 लाख नौकरियां दी लेकिन मिली 440 नौकरियां, ये जब हम लोगों के समक्ष रखते हैं तो लोग इस बात से सहमति जताते हैं कि बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। और ये पोल खोल अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था लोगों को अवगत कराना, जिससे वो लोग जो हैं इन विषयों पर चर्चा करें और चर्चा करने के बाद जो लोग भ्रमित हो जाते हैं वो भ्रमित ना हो, इसलिए हमारा ये पोल खोल अभियान है। बात भ्रमित की कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप पोल यहाँ खोल रहे हैं, केजरीवाल की पोल पंजाब में खुल रही है। अभी परसों की बात है, तो वहां पर उनका एक स्वास्थ्य मंत्री बर्खास्त करके बल्कि जेल चला गया। तो उन्होंने कहा था हम सरकार आते ही 10 दिन के अंदर हम पंजाब से पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। और ये 2 महीने बाद उनका ही एक स्वास्थ्य मंत्री घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। तो ये आपको किस तरीके से देखते हैं? मतलब उन्होंने एक दिल्ली में मैसेज किया है, छोटी सी मेरी है, उन्होंने दिल्ली में कहा था कि हम शराब माफिया जो शराब के दिल्ली में क्या बोलते हैं जो शराब बेचते हैं घर घर में, सासी, हम सासियों को बंद करेंगे, यानी कि शराब माफिया बंद करेंगे, हम खुद ही माफिया बन जाएंगे, हम खुद ही शराब का, हमारे बंदे शराब बेचेंगे। भाई माफिया को सासी क्यों बेचेगा? हमारे बंदे बेचेंगे। राशन कोई क्यों बेचेगा? राशन माफिया कोई क्यों बनेगा? हमारे आदमी बन जाएंगे। अब इन्होंने पंजाब में ठीक मुझे लगता है ऐसी स्थिति चालू कर दी। 2 महीने बाद उनका जो है 10 दिन भ्रष्टाचार हटा रहे थे और 2 महीने बाद उनका स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा जाता है। इसका मतलब तो यही हो गया कि भाई तुम भ्रष्टाचार बंद कर दो, भ्रष्टाचार हमारे आदमी संभाल लेंगे। बिल्कुल सही बात है। इनके सभी लोग जो हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि अगर इनके कार्यकर्ताओं को भी अगर आप देखेंगे गली मोहल्ले में भी जो है उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप जो है अक्सर लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं वसूली में लिप्त पाए जाते हैं, या इनके जो विधायक हैं या इनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सब लोग। इसका अभी आपने जीता जागता उदाहरण देखा होगा कि जो है जमुना पार से एक पार्षदा जो है वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हुए पाई गई थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ तक भी नहीं किया कि उस पार्षदा को जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार में पकड़ी गई थी उसको अपनी पार्टी से निष्कासित किया हो। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि मौन रूप से उनका समर्थन जो है वो ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ है। समर्थन तो इनका रहा है। इन्होंने ताहिर हुसैन को जी भर के बचाने की कोशिश करी। जब हमने देखा खूब इन्होंने ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश की, लास्ट में ताहिर हुसैन क्या हुआ यहाँ पर आपका देख लीजिए, मोतिया खान का जो विधायक है उनके साथ क्या हुआ ये तो सबने देखा। तो इन्होंने अपने विधायक को अपना तिमा यहाँ पे क्या कहते हैं अपना यह शास्त्री नगर के बगल में कौन सा है यहाँ का जो विधायक था इनका, मार्कशीट जो फ्रॉड मार्कशीट में, और राशन कार्ड इनके विधायक बनाते हैं। तो ये दूसरों को इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन दिल्ली की सच्चाई जो है, दिल्ली में स्थिति क्या हो रही है, मुझे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली जो शीला दीक्षित ने जी ने, जो हम तो विरोधी रहे हैं शीला दीक्षित जी के, लेकिन शायद मुझे लगता कि क्या शीला दीक्षित के समय ऐसी राजनीति होती थी जो राजनीति तुच्छ राजनीति? मेरे को दोनों के कार्यकाल में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2007 से लेकर के 2012 का एक कार्यकाल था और एक 2012 से लेकर के 2017 का। शीला दीक्षित अब तो वो मरहूम हैं जो है वो, और स्वर्गीय हैं, तो उन्होंने कभी भी इस प्रकार का कुठाराघात नहीं किया था कि जो है दिल्ली के वासियों को उनकी सेवाओं से वंचित किया जाए। इन्होंने तो आकर के इस प्रकार का कर दिया कि जैसे कह दिया जाता है कि गो टू हेल्थ, दिल्ली वासियों के लिए कोई भी सुविधा चाहे जो निगम के माध्यम से मिलती थी,
इन्होंने उनका गला घोटने का काम किया, उनकी सुविधाओं से उनको वंचित रखा और इसकी वजह से है कि आज दिल्ली की जनता त्रस्त है और हमें जो है ये इस पोल खोल अभियान में लोगों के बीच में जा करके पता चल रहा है। दिल्ली में ऐसा आपको नहीं लगता टीवी पे आके प्रचार करते, जैसे भी उन्होंने कहा 12 लाख नौकरियां हमने दे दी जी, 12 लाख नौकरी सरकारी नौकरी हमने दी है, हर टेलीविजन पर जो पत्रकार उनके सामने बैठे होते हैं, पता नहीं किस टाइप के मीडिया बिकाऊ किस टाइप के होते हैं, वो इनसे ये नहीं पूछते कि आपने 12 लाख दिए उसका मुझे डाटा दे दो, वो उनसे नहीं पूछते, वो जो बोलते हैं उसे पत्रकार स्वीकार कर लेता है। और बड़े बड़े मीडिया वाले हैं। मुझे ये चीज नहीं समझ में आती कि अगर आपने 440 लोगों को नौकरी सरकारी दी है और 12 लाख आप बता रहे हो। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए दिल्ली सरकार का 1000 करोड़ का बजट है प्रचार प्रसार का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इनके एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो पत्रकारिता जिस प्रकार से बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए निष्पक्ष, उसका कहीं ना कहीं अभाव है, जिसकी वजह से जो मीडिया है वो इनकी बातों को ही जो है ज़्यादा आगे प्रोपोगेट करता है, आगे चलाता है। तो इसमें अपवाद भी है, कई जो है मीडिया जगत जो है वो बहुत अच्छे से भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव नज़र आता है जो 1000 करोड़ रुपया जो है प्रचार प्रसार के नाम पर इन मीडिया हाउसेस को देते हैं। कल की घटना है, कल पीछे सेक्टर 18 में थे हम, वहाँ पे कुछ माताएं बहनें कह रही थी हमारी पेंशन नहीं आ रही, हमारी पेंशन के पैसे क्या पंजाब चले गए। मैंने कहा बिल्कुल जी आपके पैसे पंजाब ही चले गए और पंजाब के पैसे हिमाचल जाने वाले हैं और गुजरात जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप तो अच्छी तरह से दिल्ली की राजनीति को बारीक से समझते हैं। मुझे लगता है 15 साल पहले होता क्या था कि हम दिल्ली में घूमते थे, बाहर निकलते थे, आप सभी लोग देखते थे, होता क्या था दिल्ली में एक बोर्ड लगे होते थे जिसपे लिखी होती थी मेरी दिल्ली, हरित दिल्ली, इस टाइप के बोर्ड लगे होते थे दिल्ली के बारे में। आज के टाइम में 2-3 बोर्ड आपको दिख जाएंगे। एक तो आपको एक तरफ केजरीवाल जी का बोर्ड दिखेगा और दूसरी तरफ या तो डेंगू मच्छर का बोर्ड लगा होगा या फिर चिकनगुनिया का लगा होगा या फिर मतलब कोई बीमारी का बोर्ड लगा होगा। तो ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली को पूरी दिल्ली इस समय बीमारी से जूझ रही है? इसमें ऐसा है कि देखिए दिल्ली में क्योंकि यहाँ की आबादी निरंतर बढ़ती रहती है और बहुत सारे प्रवासी जो हैं लोग यहाँ रह रहे होते हैं, तो दिल्ली को एक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की आवश्यकता रहती है और उसके लिए हमारे को अर्थ भी चाहिए होता है और आर्थिक बजट जो है वो भी होना चाहिए सरकार का। लेकिन ये सरकार जो है इसकी प्रायोरिटीज दूसरी हैं। इन्होंने दिल्ली को स्लम बनाने का पूरा निश्चय कर रखा है, एनक्रोचमेंट को ये बढ़ावा दे रहे हैं, रोहिंग्यास को यहाँ पर बसाने को ये बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से दिल्ली का जो जीवन स्तर था, ये बहुत बड़ी आपने बात की, जीवन स्तर है उस जीवन स्तर की उसमें गिरावट आई है। और ये आवश्यकता है कि दिल्ली वासियों को सोचना चाहिए कि हमें एक प्रोग्रेसिव सरकार चाहिए या हमारे को इस प्रकार की सरकार चाहिए जो कि जीवन स्तर को लगातार निरंतर नीचे गिराते रहे। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बसाया जा रहा है, आज दिल्ली के अंदर योगी बाबा ने जो डंडा किया है, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उत्तर प्रदेश से वो भाग करके सब दिल्ली में शरण ले रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो अभी हमें मात्र 75 साल हुए हैं आजादी को। इससे पहले पता है सबको, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मालूम होगा दुर्गति कैसी हुई, अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, उससे पहले मुगलों ने क्या व्यवहार किया, और उसी मुगलों को लाने की फिर से कोशिश ऐसा लग रहा है, पूरा प्रतीत हो रहा है कि केजरीवाल बिल्कुल ठीक उसी रास्ते पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये दिल्ली कहाँ जाएगी? देखिए हर एक देश के, हर एक प्रदेश के, हर एक जो है उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और कोई भी जो रिसोर्स है अगर वो देशवासियों के लिए काम आए तो जाहिर सी बात है उसमें देशवासी भी उस बात को देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो उसका इस्तेमाल जो है और उस प्रकार से करते हैं, जुडिशियसली उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब विदेशियों को ला करके यहाँ पर बसाया जाएगा तो वो जो है ना केवल उन रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करेंगे बल्कि जो देश में रहने वाले जो शांति प्रिय लोग हैं, जो उस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उसको भी जो है उस व्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम करेंगे। इसलिए ये बहुत ही एक विस्फोटक स्थिति है और ये आगे चल के ना केवल देश को बल्कि प्रदेश को, दिल्ली प्रदेश को कहीं ना कहीं और दिल्ली वासियों को इसका जो है वो कीमत चुकानी पड़ेगी। और इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देश के चुने हुए जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के निवासियों ने इनको चुन करके भेजा है, तो उनका वेलफेयर सोचना इनका। एक छोटा सा सवाल और है, पूरी दिल्ली आप लोग जन जागरण कर रहे हैं, पूरी दिल्ली जा कर केजरीवाल की कमियों को बता रहे हैं, तो केजरीवाल जी इसमें तो आपको पता है शायद वो आपसे ज्यादा मास्टर हैं इस मामले में। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली है, घर घर जाके लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले झुग्गियों तोड़वा रहे हैं या
एंक्रोचमेंट को जो है हटाने के जानबूझ करके वो आपके ऊपर ऐसा कर रहे हैं। तो उन दिल्ली वासियों जो वोट रहे हैं, जो उनकी तरफ ऐसा झुकाव जाएगा, क्योंकि झूठ बोलना उनका पेशा है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, उसे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर क्या पता डाले, उनके लिए एक मैसेज क्या है आपका कि इसमें आपको ये जो इस प्रकार के जो पत्रक बांट रहे हैं, मुझे लगता है उनको बेसिक जो डिफरेंस है अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण, या जो वो ये 63 लाख की फिगर दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 63 लाख जो घर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, ये मेरे को उनकी बुद्धि पे तरस आता है कि हम बात करते हैं अतिक्रमण हटाने की, हम बात करते हैं सड़कों की साफ सफाई की, हम बात करते हैं कि लोगों का यहाँ पर सुगम जीवन हो। हम ये कहीं पर भी नहीं कह रहे कि हम कहीं पर भी अनधिकृत निर्माण इस प्रकार का तोड़ेंगे, या कहीं कोई जो हमारी जो इस प्रकार की जो कॉलोनियां हैं जिनको मोदी जी ने रेगुलराइज करने का काम किया, जिनको जो है वो मालिकाना हक देने का काम किया है, वहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा नहीं है कि किसी भी गरीब का मकान जो है वो टूटे, क्योंकि उसने अपना आशियाना अपने एक एक पाई को जोड़ करके बनाया है, सब कुछ दांव पर लगा करके बनाया है। तो ये एक पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं और एक लोगों के अंदर भ्रम फैला करके भारतीय जनता पार्टी का डरावा दिखा करके उसी प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं जो ये करते आए हैं। लेकिन इस बार वो इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि हर एक वो दिल्ली का निवासी जिसने मालिकाना हक प्राप्त किया है और कॉलोनियों में जिसमें मोदी जी की योजना के अंतर्गत उनको मालिकाना हक मिला है, वो जानते हैं कि इन्होंने हमको जो है वो स्वामित्व दिया है, ये कभी हमें उससे वंचित नहीं करेंगे। इसलिए वो सब जानते हैं और दिल्ली की जनता को ये मूर्ख ना समझें और ऐसी गलती ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, लगातार जब सफलता मिलती है तो आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि वो जो कह रहा है वो सत्य ही है। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता इस बात को समझती है और इसी नाते से उत्तराखंड में इनकी क्या परिस्थिति हुई, क्या स्थिति हुई, इनका जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट था वो भी अपनी जमानत नहीं बचा पाया, क्योंकि लोग अब इनकी इस तरह की राजनीति को बखूबी समझ गए हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की जो बात है, अजय कोठियाल जी, मुझे पांडे जी एक बड़ा अफसोस हुआ था, मतलब एक अजय कोठियाल जी जो थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अजय कोठियाल जी थे, इनके क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार थे और इन्होंने एक साल पहले ये 18 मई को इन्होंने पार्टी 2020 में ज्वाइन की थी। जब मैं सो नहीं पाया था पूरी रात, मैंने कहा एक मेजर रैंक का अधिकारी जिसको इतने वीर चक्र, कर्नल रैंक का अधिकारी, कर्नल जिसको इतने वीर चक्र, शौर्य चक्र जितने मिले हों, और वो केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन कैसे कर सकता है। मुझे बड़ा अजीब हुआ, मैं मतलब पूरी रात नहीं सो पाया। और इस बार तो हद ही हो गई जब उन्होंने कहा भी वो सीएम पद के चेहरे हैं, तो बड़ा अजीब लगा वो सीएम पद के चेहरे हैं। मैं यकीन मानो कि उस दिन जिन्होंने, मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब मैंने कहा बिकाऊ लोग ऐसे ही होते हैं। सेना पर से भी एक मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा भरोसा उठ गया, जबकि मैं अपनी जान देता हूं सेना के लिए, लेकिन मुझे लगा सेना के लोग जो मतलब केजरीवाल का समर्थन सेना के लोग अगर करते हैं तो मुझे लगता है दुर्भाग्य उस आदमी का जो आदमी अपनी सेना से सबूत मांगता हो। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई पांडे जी, मुझे बहुत खुशी हुई जब परसों नरसों की बात है, जब उन्होंने पता लगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने बड़ी बात यह कहकर इस्तीफा दिया कि मैं देश और अपने लोगों का सम्मान के चक्कर में, यानी कि आप उस लायक नहीं हो मैं आपके साथ रह सकूं। लोगों पे मुझ पर उंगलियां उठ रही हैं, जो मैं सोच रहा था वो लोगों ने उन तक पहुंचाया। आप कर्नल रैंक के होकर के आप जा कैसे सकते हो उनके साथ, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पांडे जी, मैं इस पे आपकी 2 राय चाहूंगा। मुझे बहुत आनंद आया, मैंने सोचा भी अगर 10-20 किलो लड्डू बांटा जाए तो इससे अच्छी बात नहीं। तो देश के लिए जो उन्होंने सोचा, मैं सैल्यूट करता हूं अजय कोठियाल जी को। मैं उस दिन मुझे मेरी नजर से उतर गए थे वो बिल्कुल। नहीं, देखिए ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कई बार जो है वो इस प्रकार की मृग तृष्णा में जो है भ्रमित हो जाता है। हाँ, भ्रमित हो जाता है, और जब उसे सच्चाई, जब वो अंदर जाकर के देखता है कि हाँ सच्चाई ये है, तो जो सेना का व्यक्ति है वो हमेशा जो है वो इस देश का मार्गदर्शक रहा है, इस देश के लिए जो है एक आदर्श रहा है, और वही आदर्श कर्नल कोठियाल ने जो है वो अब स्थापित किया है परसों भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करके। चलो जी, तो ये थे, हम छोटी सी एक बात कर रहे थे। हमने पूरा अपार्टमेंट घूमा, पूरे अपार्टमेंट में हमें जो कुछ मिला हमने बताया आपको। जगह जगह हमारे पांडे जी के लिए एक आवाज आई, पांडे जी को आना है, दूसरी आवाज जो केजरीवाल के लिए आई, वो कह रहे बताने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम एकदम पके हुए हैं, कितना जल्दी हो जाए। लेकिन मेरे पांडे जी से एक ही सवाल फिर से वही रहा, अगर केजरीवाल जी से सारे लोग नाराज हैं, सारे लोग दुखी हैं, तो केजरीवाल जी इतने मार्जिन से जीतते कैसे हैं? कहीं ईवीएम यहाँ तो हैक नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोग तो मानते नहीं ईवीएम हैक है, उन्हीं के लोग कहते हैं जब हारते हैं, इसलिए हमारा भी एक सवाल बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं ईवीएम हैक तो ना हो गई? समिता जी हैं हमारे पास,
2 लाइन आप भी बोल दीजिए केजरीवाल जी के अच्छे कामों के बारे में। केजरीवाल जी के कामों के बारे में अच्छा कहना ये एक बहुत बड़ा मजाक है अपने आप में, क्योंकि केजरीवाल जी ने कुछ भी आज तक ऐसा काम नहीं किया है जिसको हम अच्छा कह सकें। दिल्ली में एक के साथ एक फ्री दारू पिलाकर और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ये केजरीवाल जी की वर्किंग है। स्कूलों के वादे किए थे, एक भी स्कूल उन्होंने दिल्ली में नहीं बनाया है। अस्पतालों के वादे किए थे, एक भी अस्पताल दिल्ली में नहीं खुला है। यहाँ तक कि बुजुर्गों की पेंशन के लिए बुजुर्ग तरस रहे हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल जी, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि काठ की हांडी चलो आपकी दूसरी बार चढ़ गई, लेकिन तीसरी बार बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। और शिक्षा के मॉडल में कोर्ट की फटकार भी चलो है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कोर्ट की फटकार, आपने कहा कोर्ट की फटकार में क्या बात करोगे, आदमी तो ऐसा है किसी का भी एंटीना हिला के भाग जाता है। पहले इन्होंने देखो स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के साथ ऐसा किया, फिर वहां पे आप देख लीजिए वहां पे क्या कहते हैं पंजाब में जाकर के मजेठिया के खिलाफ ऐसा किया, और जब बात कोर्ट में आती है तो कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं जी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। आगे फिर थोड़ी देर बाद फिर एंटीना हिला के किसी का चल रहा है, तो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। मैं यही चीजें और यही चीजें मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली वालों को ये चीज समझना होगा कि आपकी दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, सुरक्षित बनाना, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ियां यहाँ रहेंगी। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ रहेंगे तो ये ध्यान रखिए, आज गला किसका कटेगा, परसों किसका कटेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन है सबसे पहले जो सुरक्षा है, और सुरक्षा हो नहीं सकती आज की डेट में। आज की दिल्ली की स्थितियां क्या है, बिल्कुल कश्मीर बन चुका है दिल्ली। कब किस गली से पत्थर निकलेगा कुछ पता नहीं है, और जो भी पत्थर निकलेगा, पत्थर मारने वाला कौन होता है, जब भी जांच होगी तो आपको पता है पत्थर मारने वाला कौन है, उनके मसीहा कौन, उनको बचाने वाला कौन है। इसी के साथ आज ज्यादा नहीं कहते हुए बस इतना ही कहूंगा, अपना ध्यान रखें और अपनी दिल्ली को बचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।